नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार विजुअल आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी की क्लास के तहत फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो या एनीबडी कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है। पीसीएस हो या यूपीएससी की परीक्षा में दो प्रश्न आपके प्री के एग्जाम में और दो प्रश्न आपके मेंस के एग्जाम में आना एकदम फिक्स है, या एनी अदर किसी भी एग्जाम में एकदम फिक्स रहता है। तो क्यों ना हम इस टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से कर लें कि प्रश्नों के गलत होने की गुंजाइश एकदम ना रहे। तो आज हम लोग चलते हैं फंडामेंटल राइट पर, और फंडामेंटल राइट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। टॉपिक है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को हम लोग समझने के लिए सबसे पहले इन दो चीजों को अलग कर देते हैं, मूल और अधिकार। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये मूल क्या है। ये मूल क्या है? तो इसे हम समझते हैं किसी वस्तु या विचार, किसी वस्तु या विचार का वह मुख्य गुण जिसे उस वस्तु या विचार से निकाल देने पर उस वस्तु या विचार का कोई अस्तित्व ना रह जाए। जैसे कि कोई, या तो कोई वस्तु है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है, या विचार है, ये मानसिक है। तो कोई वस्तु या विचार या तो हमारे दिमाग में है या हमारे सामने वो प्रत्यक्ष है। तो किसी वस्तु या विचार का वह मुख्य गुण, मुख्य गुण, किसी वस्तु या विचार का वह मुख्य गुण जिसे इस वस्तु या विचार से निकाल देने पर, अगर इससे इसका मुख्य गुण निकाल दिए तो इस वस्तु या विचार का कोई अस्तित्व ना रह जाए। जैसे जैसे मान लेते हैं मनुष्य। अब मान लेते हैं मनुष्य। मनुष्य का मूल गुण क्या है? मनुष्य का मूल गुण है, मूल गुण इंसानियत। इंसानियत और विवेकशीलता। मनुष्य का मूल गुण इंसानियत या विवेकशीलता। अब मनुष्य का मूल गुण इंसानियत या विवेकशीलता है। अगर इसमें से मनुष्य के स्वभाव से इंसानियत या विवेकशीलता को निकाल दिया जाए, इंसानियत या विवेकशीलता को निकाल दिया जाए, तो मनुष्य भी अन्य प्राणियों की तरह एक प्राणी रह जाएगा, अर्थात मनुष्य नहीं रह पाएगा। मान लेते कोई प्राणी है, जैसे गाय भैंस या कोई भी जानवर मान लेते, वो तो एक प्राणी है। वो मनुष्य किस प्रकार अलग है कि मनुष्य के पास सिर्फ इंसानियत और विवेकशीलता, अर्थात किसी चीज को सोच समझ के उस अनुरूप कार्य कर सके, जैसे कि अन्य प्राणी नहीं कर पाते हैं। तो इसी मुख्य गुणों के कारण मनुष्य क्या है? मनुष्य मनुष्य कहलाता, अर्थात इसका मूल गुण, मुख्य गुण क्या हुआ? इंसानियत हुआ, या विवेक, इंसानियत और विवेकशीलता। तो मूल चीज को हमने समझ लिया कि मूल चीज कोई वस्तु या विचार का वह मुख्य गुण जिसे उस वस्तु या विचार से निकाल देने के पश्चात उस वस्तु या विचार का कोई अस्तित्व ना रह जाए। तो इस चीज को हमने समझ लिया। अब हम अधिकार को समझते हैं। अधिकार को पहले हम देखते थे, आज से 200-300 साल पहले देखते थे। पहले क्या होता था? राजतंत्र होता था। राजतंत्र, राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता था? कर्तव्य प्राथमिक होता था। क्या होता था? कर्तव्य।
जनता का कर्तव्य होता था, अधिकार गौण होता था। प्राथमिक क्या होता था, कर्तव्य पर ज्यादा जोर होता था, राइट्स की बात नहीं होती थी, ड्यूटी की बात होती थी। राजतंत्र एक शासन की कला है जिसमें कर्तव्यों पर ज्यादा जोर रहता था। राजतंत्र के पश्चात आया लोकतंत्र। लोकतंत्र में कर्तव्य से प्राथमिक पहले क्या हो, कर्तव्यों से पहले क्या हो गया, अधिकार। अब यहां पर अधिकार की बात की जाने लगी, और कर्तव्य क्या हो गया, द्वितीयक हो गया। लोकतंत्र में हमने क्या देखा, अधिकार की बात होने लगी, कर्तव्य द्वितीयक हो गया। और राजतंत्र में हमने क्या देखा, यहां पर सिर्फ कर्तव्यों की बात होती है। अब तो लोकतंत्र में लोगों की क्या हो गए, राइट्स हो गए, अधिकार हो गए। तो फंडामेंटल राइट्स अर्थात लोकतंत्र के तहत लोगों के वैसे अधिकार, फंडामेंटल राइट का अर्थ क्या हुआ कि लोकतंत्र के तहत लोगों के ऐसे अधिकार जिस अधिकार के बदौलत लोग अपना नैतिक और भौतिक विकास करते हैं। क्या करते हैं, अब इस यहां पर मूल अधिकार का क्या अर्थ हो गया, मूल अधिकार का अर्थ हुआ लोकतंत्र के तहत लोकतंत्र के तहत वैसे अधिकार, वैसे अधिकार जिसके तहत जिसके तहत लोग अपना नैतिक एवं भौतिक विकास करते हैं, भौतिक विकास करते हैं। ठीक। अब मूल अधिकार को हमने क्या समझा कि लोकतंत्र के तहत वैसे अधिकार जिसके तहत लोग अपना नैतिक एवं भौतिक विकास करते हैं। इसके अलावा और क्या कि मूल अधिकार, मूल अधिकार वैसे अधिकार हैं जो लोगों को जो लोगों को अपना संपूर्ण विकास करने में योगदान करते हैं, योगदान करते हैं एवं परिवेश उपलब्ध कराते हैं, एवं परिवेश उपलब्ध कराते हैं। ठीक। यहां पर हमने फंडामेंटल राइट को समझ लिया। अब है कि ये फंडामेंटल राइट आखिर हमारे भारतीय संविधान की देन है यहाँ के लोगों के लिए। तो भारत में जो फंडामेंटल राइट है, तो इससे जानने के पहले हम ये इस बात की चर्चा करेंगे कि इस अधिकार की चर्चा पहले ग्लोबल लेवल हो, विश्व के स्तर पर कहाँ पर की गई, फिर भारत में इसकी मांग कब से की जाने लगी, जिस कारणवश संविधान में इसका प्रावधान करना पड़ा। तो देखते हैं वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर सबसे पहले, वैश्विक स्तर पर सबसे पहले 15 जून 1215 ये डेट है। कहाँ का, ये डेट है ब्रिटेन के, इंग्लैंड का। इंग्लैंड में क्या हुआ
कि इंग्लैंड में राजा के इर्द गिर्द जो सामंत रहते थे, उन्होंने राजा पर दबाव बनाकर अपने लिए कुछ विशेष वरीयता ले लिया, अर्थात अपने लिए कुछ राइट्स ले लिए। पहले क्या था, उनके पास कोई राइट्स नहीं था। और 15 जून 1215 में क्या हुआ कि राजा के कुछ सामंतों ने राजा पर दबाव बनाकर अपने लिए कुछ अधिकार की मांग किया, अधिकार लिए। इसे कहा गया मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। इसे क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। इसके पश्चात देखते हैं 1688 में गौरव में क्रांति हुई। गौरव में क्रांति हुई। ये कहां पर हुआ? ये हुआ था इंग्लैंड में। ये हुआ था इंग्लैंड में। तो 1688 को ही गौरव में क्रांति भी कहते हैं, इसी को रक्तहीन क्रांति भी करते हैं, जिसमें सत्ता का तख्ता पलट हुआ लेकिन एक बूंद भी खून नहीं बहा। तो 1688 में क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो राजा थे, ठीक है, तो उनका दामाद बोला सामान्य जनता को कि आपको हम कुछ राइट्स देंगे, मतलब या जनता ने उनको बोला कि हम आपको राजा बना देंगे बशर्ते कि आप हमें कुछ राइट्स दीजिए। तो इसमें राजा के दामाद में और पब्लिक के बीच में डीलिंग हो गई, क्या, किस चीज की? राइट्स देने की डीलिंग। तो इसमें राजा को हटाकर, राजा के दामाद को, राजा को हटाकर उनके दामाद को राजा बना दिया गया। राजा बना दिया गया। बदले में नए राजा ने उनको कुछ अधिकार दिए। उनको कुछ अधिकार दिए। 1688 में राजा को हटा दिया गया, उनके दामाद को राजा बनाया गया। और जो उनके दामाद को बनाया गया राजा, तो उस राजा बनने के एवज में उन्होंने क्या किया कि समान जनता को उन्होंने कुछ राइट्स दिए। तो सबसे देखते हैं कि इसकी शुरुआत तो 15 जून 1215 से शुरू हो चुकी थी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, और इसमें डेवलपमेंट होते 1688 में देखा हमने। इसके पश्चात हम देखते हैं कि फ्रांस में 1789 में 1789 में वहां के नागरिक अधिकारों की घोषणा पत्र जारी हुआ। नागरिक अधिकारों की घोषणा पत्र जारी हुआ। यहाँ कहां पर हमने देखा? फ्रांस में। फिर देखते हैं अमेरिका में 1791 में। क्योंकि अमेरिका के मूल संविधान में फंडामेंटल राइट की चर्चा नहीं की गई थी। 2 वर्ष के पश्चात 1791 में संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार को शामिल किया गया। मूल अधिकार को शामिल किया गया। ठीक। फिर इसका डेवलपमेंटल रूप देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जब यूएनओ का गठन हुआ, तो 10 दिसंबर यूएनओ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 को मानव
अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा की गई। सार्वलौकिक घोषणा की गई। ठीक। मानव अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा की गई। ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा कि वैश्विक स्तर पर अधिकारों के लिए, समान जन के अधिकारों के लिए क्या प्रयास किए गए। तो यहाँ मैग्ना कार्टा 1215 से जो शुरुआत होती है, उसमें हम देखते हैं कि सफर हमने 1948 तक किया। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात देखते हैं कि बहुत सारे देश पूरी दुनिया में स्वतंत्र होते हैं और वो अपने यहाँ लोकतंत्र को अपनाते हैं, और लोकतंत्र के तहत अपने यहाँ की जनता को उन्होंने अधिकार भी दिए। अब यहां पर हमने वैश्विक स्तर पर देख लिया। अब हम देखते हैं कि भारत में देश के स्तर पर, अब भारत में देश के स्तर पर, देश के स्तर पर क्या प्रयास किया गया है? किया गया। तो देखते हैं भारत में देश के स्तर पर कि सर 1880 के आसपास एक दादा भाई नौरोजी की बुक थी। दादा भाई नौरोजी की बुक, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन इंडिया। तो इसमें दादा भाई नौरोजी की बुक थी, इसका नाम था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें ये एक बात कही गई कि हमारे यहाँ जो शासन हो रहा है वो अन ब्रिटिश है, अर्थात ब्रिटिशर्स जो हैं, अंग्रेज जो है, वो तो बहुत अच्छे आदमी है, और अंग्रेज बहुत अच्छे आदमी है और अपनी जनता को बहुत सारे हक और अधिकार दिए हैं, जैसा कि इंग्लैंड में है, वहां पर ब्रिटिश राज है। और ब्रिटिश राज के तहत ब्रिटिशर्स जो है अपनी जनता को बहुत हक और अधिकार दिए हैं। हमारे यहाँ जो हैं वो अन ब्रिटिश हैं। ब्रिटिश तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो तो अपने जनता को हक और अधिकार देते हैं। हमारे यहाँ चूंकि हक और अधिकार नहीं दिया गया, तो अर्थात ये ब्रिटिशर्स नहीं है, ये अंग्रेज नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हक और अधिकार की बात आती है। इंडिया में देखते हैं सबसे पहले अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से हक और अधिकार की बात की गई। इसके पश्चात देखते हैं 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल लाए। स्वराज बिल। और ये इंग्लैंड चले गए और वहां की संसद में पेश करवाया, भले ये पारित नहीं हुआ। और स्वराज बिल के माध्यम से उन्होंने हक और अधिकार की बात की। क्या की? हक और अधिकार की बात की, लेकिन ये बिल पारित नहीं हो पाया। 1925 में 1925 में एनी बेसेंट द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा मूल अधिकार की बात की गई। मूल अधिकार की बात की गई, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। क्या हुआ? लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। इसके पश्चात नेहरू रिपोर्ट में भी, नेहरू रिपोर्ट में भी फंडामेंटल राइट की बात की गई। फंडामेंटल राइट की बात की गई। इसे भी रिजेक्ट किया गया। इसके पश्चात विभिन्न कांग्रेस अधिवेशनों में इसकी चर्चा होती रही। विभिन्न कांग्रेस अधिवेशन में
इसकी चर्चा होती रही, परंतु क्या होता था, वहां पर प्रस्ताव पारित किया जाता था, लेकिन इस बात को नहीं माना। सर्वप्रथम सर्वप्रथम सबसे पहली बार कैबिनेट मिशन ने कैबिनेट मिशन ने फंडामेंटल राइट को स्वीकारा, फंडामेंटल राइट को स्वीकारा। तत्पश्चात भारत जब आजाद होता है तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट को जगह दी गई। भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट को जगह मिली। इसकी चर्चा, फंडामेंटल राइट की चर्चा जो की गई है वो आर्टिकल 12 से 35 तक की गई है। आर्टिकल 12 से 35 तक की गई है। अब यहां पर हम एक एक आर्टिकल पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के पश्चात हम समझने का प्रयास करेंगे कि फंडामेंटल राइट के तहत लोगों को ऐसे कौन से अधिकार दिए गए जिसका लोग फायदा लेकर, लाभ लेकर वो अपना संपूर्ण विकास कर सके। तो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 12 पर। आर्टिकल 12 यह राज्य की परिभाषा देता है। यह राज्य की परिभाषा देता है। राज्य की परिभाषा देता है। राज्य क्या है? राज्य एक इंस्टीट्यूशन है। राज्य क्या है? राज्य एक इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्डर देता है, जो कानून का निर्माण करता है, जो कानून को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। राज्य क्या है? राज्य ऑर्डर देता है, कानून का निर्माण करता है, कानून को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। तो राज्य की परिभाषा के तहत आपने समझ लिया। अब राज्य का दर्जा हम किसे किसे दे सकते हैं? तो भारत की संसद, राज्य की विधायिका, उसके बाद लोकल पंचायती राज, और चौथा में अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी अन्य प्राधिकारी के तहत हो वैसे इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं। अन्य प्राधिकारी के तहत ये तीन तो हो गए, भारत की संसद, राज्य की विधायिका, पंचायती राज। ये कानूनों का निर्माण भी करती है, उसे इम्प्लीमेंट भी करवाती है। अन्य प्राधिकारी के तहत वैसे स्पेशलाइज्ड एरिया है कि जिनके संदर्भ में संसद कानून बना के कहती है कि ये स्पेशलाइज्ड एरिया है, इसका अनुभव आपके पास है, इस संदर्भ में आप अपना कानून का निर्माण कीजिए और उसे इंप्लीमेंट करिए। लेकिन इसे संप्रभु शक्ति का अधिकार नहीं होता है। इनके पास संप्रभु शक्ति का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि इनको जो अन्य प्राधिकारी, इनको हक और अधिकार दिया गया, ये संसद द्वारा दिया गया है। ठीक है। अब इसमें उदाहरण में ले सकते हैं विमान प्राधिकरण जो हवाई अड्डा वगैरह ऑपरेट करते हैं, वो एक अथॉरिटी के तहत होता है। चूंकि उसमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, तो उन्हें कह दिया गया है कि आप अपने लिए कानून का निर्माण कीजिए, ठीक है, एक लेवल तक, और उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर उसे कोई नहीं मानता तो आप अपने लोगों पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो हमने ये आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा को समझा। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 के तहत हम चर्चा करेंगे वैसे कानूनों का कि जो फंडामेंटल राइट से मेल नहीं खाते।
वैसे कानून जो फंडामेंटल राइट से मेल नहीं खाते। तो सबसे पहला है 13(1) पृथक या ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण का सिद्धांत वैसे कानून, वैसी विधि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से चली आ रही है। ठीक, वैसे कानून जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले चली आ रही है और वर्तमान में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से पहले ये वैसे कानून जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले चली आ रही है, अगर वो फंडामेंटल राइट से टकराती है, अर्थात दोनों एक दूसरे का मतलब आपस में सहमत नहीं है, तो जिस लेवल तक ये इससे असहमत है, ठीक है, उस लेवल तक यह मान्य नहीं होगा, अर्थात इस पर ग्रहण लग जाएगा। थ्योरी ऑफ एक्लिप्स, अर्थात जिस लेवल तक मान लेते हैं ये पहले का कानून है और ये फंडामेंटल राइट है, तो इतना ये मेल खा रहा है, तो फंडामेंटल राइट जैसे है वैसे हूबहू रहेगा, लेकिन इसका जो पहले से जो कानून चला रहा है इतना कानून पर ग्रहण लग जाएगा, अर्थात ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये मान्य नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कार्यों के लिए, व्यवहार के लिए ये जारी रहेगा, अर्थात मान्य रहेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के टाइम के लिए ये मान्य रहेगा, लेकिन जिस हद तक ये फंडामेंटल राइट से बेमेल होगा, टकराएगा, उस हद तक इस पर ग्रहण लग जाएगा, अर्थात ये मान्य नहीं होगा। अब आते हैं आर्टिकल 13(2). आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 13(2) के तहत आता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सेवरेबिलिटी अर्थात पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अगर कोई कानून बनाया जाता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, अगर कोई कानून बनाया जाता है, कोई विधि बनाई जाती है, ठीक, और ये फंडामेंटल राइट से मेल नहीं खाती है, अगर कोई कानून बनाया जाता है, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का है कि अगर कोई कानून बनाया जाता है और वो फंडामेंटल राइट से मेल नहीं खाता है, तो जिस हद तक ये मेल नहीं खाएगा, अर्थात मान लेते इतना मेल नहीं खा रहा है, जिस हद तक मेल नहीं खाएगा उस हद तक ये मान्य नहीं होगा, अर्थात इतना मान्य नहीं होगा। अगर इस कानून को किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है और इतना मेल नहीं खा रहा है और इतने को हटा देने के पश्चात और सारा कार्य हो जा रहा है, तो इसे जारी रखेंगे। लेकिन इतना हटाने के बाद जो बचा हुआ कानून है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो ये सारा कानून ही क्या हो जाएगा, अवैधानिक हो जाएगा, सारा कानून ही अवैधानिक हो जाएगा और फंडामेंटल राइट पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपका कहलाया पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पहले हमने देखा कि ग्रहण का सिद्धांत था, जो आज़ादी से पूर्व के कानून थे। आज़ादी के बाद के जो कानून बनेंगे वो फंडामेंटल राइट से जिस हद तक टकराएंगे उस हद तक उनकी मान्यता नहीं रह जाएगी। अगर उतना ही हटा दिया जाए, बाकी बचे कानून से कोई मीनिंग्स निकल रहा है तो जारी रहेगा। अगर हटाने के पश्चात उसका कोई मीनिंग्स नहीं रह जाता है तो सारे कानून को क्या होता है, अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। यह आर्टिकल 13(2) के तहत है। आर्टिकल 13(3) के तहत कहा गया है, आर्टिकल 13(3) के तहत कहा गया है कि कोई विधि, उपविधि, नियम, परंपरा, ठीक, कोई विधि, उपविधि, नियम, परंपरा अगर वो फंडामेंटल राइट से जिस हद तक टकराएगा तो ये विधि, उपविधि, नियम और परंपरा ये भी अमान्य हो जाएगा।
क्या होगा, ये भी अमान्य हो जाएगा, यहाँ भी फंडामेंटल राइट ही वैध होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक परंपरा की बात करते हैं कि सर्वखा पंचायत हरियाणा में, तो पहले कुछ घटनाएं घटी थी कि एक ही गोत्र में समगोत्री शादी हो जाती थी, जिसे पंचायत बैठकर कहता था कि ये अवैधानिक है, ये सही नहीं है, इसलिए शादी मान्य नहीं है। तो यहाँ पर जो शादीशुदा लोग थे वो कोर्ट गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि शादी में विवाह में अपनी पसंद का चुनना ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और इस हमारे फंडामेंटल राइट को कोई भी पंचायत अवैध घोषित नहीं कर सकती। अवैध घोषित करने का हक सुप्रीम कोर्ट को है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक परंपरा के तहत उन्होंने समगोत्री विवाह को अमान्य किया, किसके द्वारा, पंचायत के द्वारा, और फिर फंडामेंटल राइट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश दिया गया कि ये शादी वैध है। अर्थात कोई वैसे नियम परंपरा जो फंडामेंटल राइट से टकराते हैं, तो जिस मात्रा तक वो टकराएंगे उस मात्रा तक वो अवैध होगा, अवैधानिक होगा। अब आते हैं 13(4) के तहत। 24वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 24वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और इसमें यह कहा गया कि इसकी कोई भी बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। ठीक है, आज हम लोग बस इतना ही करेंगे। शेष जो क्लास बची हुई है, जो आर्टिकल 14 से शुरू होता है समानता का अधिकार, शेष क्लास जो होगी अगले क्लास में वो कंटिन्यू जारी रहेगी। तब तक के लिए यहीं पर इस क्लास को विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।